हेलो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इंडिया का ऑटो सेक्टर अब बाउंस बैक कर रहा है। एटलीस्ट इंडिया के सबसे बड़े कार मेकर मारुति का सेंटिमेंट तो यही है। उन्होंने कहा कि इंडियन कंज्यूमर ने ट्रू स्ट्रेंथ दिखाया है। इंडियन कंज्यूमर कंपनी को ड्राइव करता है और कंपनी इन्हें फॉलो करती है। और ये ऑप्टिमिज्म मिसप्लेस्ड नहीं है। चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर्स हो या ईवीज, ऑटोमोबाइल मार्केट के ज्यादातर सेगमेंट्स में वॉल्यूम बढ़ा है। इसलिए फैक्ट्रीज भी इस डिमांड को मीट करने के लिए हायर यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं और वेटिंग पीरियड्स जो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे वो अब वापस आ रहे हैं। शायद स्लो डिमांड और अनसर्टेनिटी के एक लंबे पीरियड के बाद सेक्टर में अब चेंज आने वाला है। लेकिन ये राइजिंग इनकम या कॉन्फिडेंस के धीरे धीरे वापस आने के कारण कोई स्लो या ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं था। ये एक शार्प प्राइस लेड रिस्पॉन्स था जिसने पूरे सिस्टम में मूवमेंट लाया। और जैसे जैसे सिस्टम चला, इसने चैलेंजेस फेस करने शुरू किए। आज के इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी, बजाज, टीवीएस और एथर के अर्निंग्स कॉल के थ्रू इस स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे। तीन फोर्सेस ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है, भले ही वो फोर व्हीलर्स हो या टू व्हीलर्स हो या ईवीज। आज हम इन तीनों फोर्सेस को समझेंगे। सबसे पहले हम ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जीएसटी का इंपैक्ट देखेंगे, फिर हम अचानक डिमांड बढ़ने का इंपैक्ट समझेंगे, एंड में हम राइजिंग इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी का इस सेक्टर पे इंपैक्ट देखते हैं। इस क्वार्टर का सबसे जरूरी ड्राइवर मार्केटिंग, नए लॉन्चेस या कोई मैक्रो सेंटिमेंट नहीं बल्कि प्राइस था। ज्यादातर इंडियन हाउस होल्ड सिर्फ तभी एक गाड़ी खरीदते हैं जब वो ऐसा कमिटमेंट करने के लिए फाइनेंशियली कंफर्टेबल फील करते हैं, और ये प्राइस चेंजेस के बारे में बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं। इसलिए जीएसटी रिडक्शन इतना जरूरी था। मारुति सुजुकी ने इसका इंपैक्ट अपने अर्निंग्स कॉल में बहुत अच्छे से कैप्चर किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कॉमन नहीं है कि आइटम्स पे टैक्सेस एक बार में 5 to 10% कम किए गए हों। बजाज ऑटो ने भी क्लियरली मेंशन किया कि ये मोमेंटम कहां से आ रहा था। उन्होंने कहा कि ये मोमेंटम जीएसटी रेट कट्स के कारण आया और ये फेस्टिव सीजन के भी बाद तक चलता रहा। लाखों रुपए की कार के प्राइस में 5 to 10% रिडक्शन प्राइस कॉन्शियस मिडिल क्लास इंडियन कंज्यूमर के लिए कोई छोटी बात नहीं है। और ये किसी फेस्टिव सीजन डिस्काउंट या डीलर लेड स्कीम की तरह कोई टेम्पररी चीज भी नहीं थी। ये अफोर्डेबिलिटी में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट था, जिसके कारण एक ऐसा खर्चा जिसे कई महीनों के लिए पोस्टपोन किया जाता था अब मुमकिन लगने लगा था। और बस ये जरूरी चीज नहीं है कि डिमांड इंप्रूव हुई, ये भी देखना होगा कि ये कैसे इंप्रूव हुई। ये एक प्राइस लेड रिस्पॉन्स था, मतलब प्राइस में फॉल के कारण डिमांड में राइज हुई। और प्राइस लेड रिस्पॉन्सेस फास्ट और ब्रॉड होते हैं। प्रीमियम व्हीकल्स को फायदा हुआ क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स में इनके प्राइस फॉल्स मीनिंगफुल थे। ईवीज को फायदा हुआ क्योंकि कई बायर्स के लिए ऑलरेडी अफोर्डेबिलिटी लिमिट के पास ही थे। इसीलिए टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ईवीज और नॉन ईवीज में ऑलमोस्ट एक साथ वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला। तो कम प्राइसेस के कारण डिमांड तो वापस आई, लेकिन साथ ही साथ सप्लाई एक से ज्यादा कारण से एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था। चलिए इन कारणों को भी अब देखते हैं। सबसे पहला कारण है लिमिटेड फैक्ट्री कैपेसिटी। देखो, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग रातों रात स्केल नहीं होता। आफ्टर ऑल प्लांट्स की कैपेसिटी फिक्स्ड होती है और सप्लायर्स फोरकास्ट के बेसिस पे काम करते हैं। बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स स्पेशलाइज्ड वेंडर्स के एक छोटे ग्रुप से ही आते हैं। जब डिमांड अचानक बढ़ती है तो सिस्टम इसके साथ स्मूथली एडजस्ट नहीं कर पाता। जैसे मारुति के मैनेजमेंट को ओवर टाइम के साथ ऑपरेशंस टाइटन करने पड़े थे। मैनेजमेंट ने अर्निंग्स कॉल में कहा कि डिमांड मीट करने के लिए सबको संडेज और हॉलीडेज में भी काम करना पड़ रहा था। इनफैक्ट इस सप्लाई शॉर्टेज के कारण कंपनी को रीसेंट टाइम्स में सबसे कम इन्वेंट्री लेवल्स एक्सपीरियंस करना पड़ा। यूजुअली ऑटोमेकर्स अपने डीलर नेटवर्क में कई हफ्तों की इन्वेंट्री होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन मारुति के पास बस कुछ दिनों की ही इन्वेंट्री बची हुई थी। मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 का थर्ड क्वार्टर बस 3 से 4 दिन के लो इन्वेंट्री के साथ खत्म किया। मतलब गाड़ियां जितनी जल्दी डीलर्स के पास आ रही थी उतनी ही जल्दी बिक भी रही थी। और जब इन्वेंट्री इतनी तेजी से गिरती है तब वेटिंग लिस्ट बढ़ते हैं। मारुति ने कहा कि उनके पास 1,75,000 कार्स का हेल्दी ऑर्डर बुक था। अल्ट्रा लो इन्वेंट्री और बढ़ते ऑर्डर बुक के कॉम्बिनेशन से ये समझ में आता है कि कैसे डिमांड ने सिस्टम के शॉर्ट टर्म में डिलीवर करने की एबिलिटी को ओवरटेक कर दिया था। डिमांड के सप्लाई से ज्यादा तेजी से बढ़ने का दूसरा कारण है रेयर अर्थ में बैरियर। ये बस पैसेंजर व्हीकल्स या फैक्ट्री कैपेसिटी तक लिमिटेड नहीं था। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में भी एक स्पेसिफिक फॉर्म में सप्लाई चैलेंजेस दिखे। टीवीएस ने डायरेक्टली एक क्रिटिकल बॉटलनेक को पॉइंट आउट किया, जिसके बारे में हमने चैनल पे पहले भी बात की है, और वो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि उन्हें मैग्नेट्स के अवेलेबिलिटी के साथ कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। इन मैग्नेट्स के बिना ईवी प्रोडक्शन स्केल नहीं हो सकता। इन्हें इजीली बस स्वैप आउट या बदला भी नहीं जा सकता।
ये मोटर्स के कोर में सेट होते हैं और अगर ये टाइम पे नहीं आते तो गाड़ी नहीं बनती, भले ही डिमांड कितनी भी स्ट्रांग हो। पिछले कुछ महीनों में कुछ रेयर अर्थ मैग्नेट्स का ग्लोबल सप्लाई टाइटन हुआ और चाइना ज्यादातर प्रोसेसिंग कैपेसिटी कंट्रोल करता है। इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम हुई क्योंकि ये एक ऑड सिचुएशन में फंस चुके थे। कस्टमर्स तैयार थे, फैक्ट्रीज भी स्टाफ थी और डिमांड तो क्लियरली थी ही, लेकिन एक क्रिटिकल इनपुट मिसिंग था। लेकिन एथर ने कहा कि ये डिस्ट्रप्शन अब खत्म हो रहा था। मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में चाइना के रेयर अर्थ मैग्नेट्स पे बैन ने सेल्स को अफेक्ट किया, लेकिन थर्ड क्वार्टर से इसका कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं था क्योंकि मैग्नेट्स पे बैन अक्टूबर में ही एक्सपायर हो गया था। इसीलिए एथर ने कहा कि इसका सप्लाई चेन अब वापस ऑन ट्रैक आ चुका है। साथ ही साथ मोटर्स रीडिजाइन करने या सप्लाईज नॉर्मलाइज होने के वेट करने की जगह मारुति ने एक इंटरेस्टिंग वर्कअराउंड के बारे में सोचा। क्योंकि ये मैग्नेट्स डायरेक्टली सोर्स नहीं कर सकते थे, इसने बड़े सब असेंबलीज इंपोर्ट किए जिसमें मैग्नेट्स एक बड़े यूनिट में ऑलरेडी लगे हुए थे। तो बेसिकली मैग्नेट को अलग से खरीदने की जगह इसने सीधे वो असेंबली खरीद ली जिसमें ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे। इससे प्रोडक्शन चालू रहा, लेकिन ये फ्री नहीं था। मारुति ने पॉइंट आउट किया कि रेयर अर्थ सप्लाई इश्यूज का कंपनी के मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ा था क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने की जगह बड़े असेंबलीज इंपोर्ट करना ज्यादा महंगा होता है। कंपनी ने शॉर्ट टर्म में ये कॉस्ट अब्सॉर्ब कर लिए ताकि डीलर्स तक गाड़ियां पहुंचती रहे। इसीलिए जिस क्वार्टर में ईवीज के लिए डिमांड वापस आ भी गई तब प्रोडक्शन काफी अनइवनली बढ़ा है। डिमांड के अलावा सप्लाई चेन ये कंट्रोल करता है कि इंडिया में ईवी अडॉप्शन कितनी तेजी से बढ़ता है और कॉम्प्लिकेशंस यहीं खत्म नहीं हुए। इन सब के साथ साथ कंपनीज के इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रहे थे। देखो, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स प्राइसेस के कारण अनयूजुअली अफेक्ट होता है। आफ्टर ऑल ऑलमोस्ट हर गाड़ी में मेटल की जरूरत होती है, तो अगर एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर गाड़ी को बनाने का कॉस्ट भी इसके साथ बढ़ जाता है। इस क्वार्टर कॉस्ट में इंक्रीज एग्जैक्टली तब आया जब इंडस्ट्री में वॉल्यूम्स बढ़े। अब देखो, हायर सेल्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि फैक्ट्रीज के फिक्स्ड ओवरहेड्स शॉर्ट टर्म में ज्यादातर फिक्स्ड होते हैं। जब सेम प्लांट में ज्यादा गाड़ियां बनती है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट एक बड़े बेस में फैल जाते हैं। इससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। सिर्फ इसी के कारण बिना प्राइस चेंज के भी मार्जिन्स हेल्दी लग सकते हैं। इसी को फर्म्स ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल्स ऐसे काम नहीं करते। अगर एल्यूमिनियम या कॉपर ज्यादा महंगा हो जाता है तो हर नई गाड़ी बनाने का कॉस्ट साथ में बढ़ जाता है। तो जब हायर वॉल्यूम्स के कारण मार्जिन्स बढ़ रहे थे, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण ये साथ ही साथ कम भी हो जा रहे थे। फिलहाल वॉल्यूम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग रहा है। कंपनीज ने इतने यूनिट्स बेच लिए हैं कि ये कॉस्ट इन्फ्लेशन का एक बड़ा हिस्सा ऑफसेट कर सकती है। इसीलिए ज्यादातर लोगों की चिंता के बावजूद कंपनीज के मार्जिन्स अच्छे थे। लेकिन ये बैलेंस काफी डेलिकेट है। अगर वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं जब रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते रहते हैं तो इसके इम्पैक्ट से बचने का कोई तरीका नहीं है। जो कॉस्ट फिलहाल अब्सॉर्ब हो रहे हैं वो डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए एक स्ट्रांग दिखने वाले क्वार्टर में भी मैनेजमेंट के टोन में कॉशन है। ये ऑटो सेक्टर के लिए एक स्ट्रांग क्वार्टर था। ऐसा उन कारणों से नहीं था जो लोग यूजुअली सोचते हैं। डिमांड में राइज का सबसे बड़ा कारण प्राइस शॉक था। कम टैक्सेस से अफोर्डेबिलिटी बढ़ी और अफोर्डेबिलिटी से बिहेवियर भी बदल गया। एक तरफ डिमांड रिस्पांस के कारण सारे प्लेयर्स के प्रॉफिट बढ़े, लेकिन इसने सिस्टम के लिमिटेशंस भी एक्सपोज किए। इन्वेंट्री कोलैप्स हो गया, सप्लाई चेन्स टाइट हुए और ईवी प्रोडक्शन को एक बहुत स्पेसिफिक बॉटलनेक से डील करना पड़ा। साथ ही साथ बढ़ते इनपुट कॉस्ट ने भी मार्जिन कम कर दिए। फिलहाल हायर वॉल्यूम सारा काम कर रहे हैं। इसके कारण फैक्ट्रीज बिजी हैं, फिक्स्ड कॉस्ट फैल रहे हैं और रॉ मटेरियल से आ रहा कॉस्ट का प्रेशर भी कंट्रोल हो रहा है। इसीलिए नंबर्स फिलहाल ठीक लग रहे हैं। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि रिस्क कहाँ है। अगर वॉल्यूम्स बढ़ते रहते हैं तो सेक्टर हेल्दी दिखता रहेगा। अगर ये थोड़े से भी स्लो होते हैं और इनपुट कॉस्ट बढ़े रहते हैं तो बहुत जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर पड़ सकता है। सिस्टम में इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ऑटो सेक्टर के लिए ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जारी रहेगी या इंडस्ट्री को हाई कॉस्ट से डील करना पड़ सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।